तो जब बात आती है सबसे पावरफुल सुपर टीम की, तो अल्टरनेट यूनिवर्स से ही सही, लेकिन अर्थ 838 यूनिवर्स की इल्यूमिनाटी टीम सबसे ताकतवर में से एक है। ये बात अलग है, आज के डेट में इसके ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स खत्म हो चुके हैं। और मेन यूनिवर्स में आए तो इटर्नल सेलेस्टियल आर्शियम के बनाए सबसे पावरफुल वॉरियर्स हैं, जो 7000 साल से एमरजेंस होने की तैयारी कर रहे थे। हाँ, इन्होंने प्लैनेट को डिस्ट्रॉय होने से तो बचा लिया, लेकिन क्या हो अगर ये सब सेंट्री के साथ फाइट करे। इसी की बात आज हम करने वाले हैं, तो चलो अब शुरू करते हैं। इल्यूमिनाटी टीम से जिसका फर्स्ट मेंबर है ब्लैक बोल्ट। तो ब्लैकगार्ड बोल्टेगन इन ह्यूमंस का किंग है, एक सुपर ह्यूमन रेस जिसे हम मार्वल कॉमिक्स में कई बार देख चुके हैं। लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में ब्लैक बोल्ट इल्यूमिनाटी का मेंबर होता है। ब्लैक बोल्ट का सबसे बड़ा वेपन उसकी आवाज है। अपनी हाइपरसोनिक वॉइस से अगर वो विस्पर भी कर दे तो एंटायर बिल्डिंग्स तक डिस्ट्रॉय हो जाती है। इनफैक्ट जिस डॉक्टर स्ट्रेंज वेरिएंट ने थैनोस को अकेले मार दिया था, वो भी ब्लैक बोल्ट के सिर्फ सॉरी बोलने पर खत्म हो गया। और इसे डिस्ट्रक्टिव वॉइस के चलते ब्लैक बोल्ट को प्लैनेटरी लेवल का थ्रेट माना जाता है। पर कॉमिक्स हो या मूवीज, सेंट्री हमेशा से ब्लैक बोल्ट से सुपीरियर रहा है। ब्लैक बोल्ट की वॉइस डेंजरस है, लेकिन थैनोस और हल्क जैसों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि हल्क और सेंट्री ऑलमोस्ट फिजिकली इक्वल देखने मिल जाते हैं, इसलिए सेंट्री को ब्लैक बोल्ट की वॉइस से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन सेंट्री यहाँ पर नॉकआउट नहीं होने वाला। पर रॉ स्ट्रेंथ में ब्लैक बोल्ट सेंट्री के लिए कोई मैच नहीं है। सेंट्री की स्पीड इतनी अच्छी है कि वो ब्लैक बोल्ट की वॉइस अटैक से इजीली खुद को बचा सकता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, सेंट्री ब्लैक बोल्ट से फिजिकली सुपीरियर है, इसलिए सेंट्री चाहे तो हैवी ब्लोज मार के ब्लैक बोल्ट को नॉकआउट कर देगा। ओवरऑल सेंट्री किंग ऑफ इन ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल है। कैप्टन मार्वल की बात करें तो मेन यूनिवर्स और अल्टरनेट यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट इन दोनों की पावर्स भी ऑलमोस्ट सेम है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और फोटोन बीम्स को प्रोजेक्ट करना। हो सकता है इसके पास एनर्जी अब्जॉर्प्शन एबिलिटी भी देखने मिल जाए। अब स्कारलेट विच के सामने तो इस कैप्टन मार्वल की ज्यादा नहीं चली। और अच्छी बात यह है कि सेंट्री किसी की सुपर पावर्स को नहीं छीन सकता, इसलिए कैप्टन मार्वल की पावर्स को यहाँ कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्री यहाँ पर हार जाएगा। अब भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेंट्री के फेवर में देखने मिलेगी, जैसे स्पीड। अब कैप्टन मार्वल भी फास्ट है, और हो भी क्यों ना, उसे स्पेस स्टोन से अपनी पावर्स मिली है। लेकिन कैप्टन मार्वल की सिर्फ ट्रैवलिंग स्पीड अच्छी है, जबकि सेंट्री के ट्रैवलिंग और रिफ्लेक्सेस भी ज्यादा तेज देखने मिलता है। और टेलीकिनेसिस हमेशा से कैप्टन मार्वल की एक वीकनेस रही है, जो सेंट्री के लिए एक एडवांटेज बन जाएगा। बेसिकली स्पीड की वजह से सेंट्री कंपैरेटिवली कैप्टन मार्वल से सुपीरियर देखने मिलेगा। सेंट्री काफी कम टाइम में ज्यादा अटैक कर सकता है, और सेंट्री कैप्टन मार्वल से फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर हम कॉमिक्स से रेफरेंस ले तो, इसलिए सेंट्री इजीली यहाँ पर जीत जाएगा। अब इस यूनिवर्स की कैप्टन कार्टर को देखकर थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि इसे वॉट इफ की तरह प्लॉट आर्मर नहीं मिला। जो का साइड हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेंट्री होल्ड बैक करते हुए 3 सुपर सोल्जर्स से फाइट कर चुका है। कैप्टन कार्टर कभी सेंट्री के टेलीकिनेसिस और बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकती। इनफैक्ट सेंट्री वॉल्कर की शील्ड की तरह कार्टर की शील्ड को भी बेंड करके फेंक देगा, इसलिए कोई भी पीक लेवल ह्यूमन हो वो सेंट्री के सामने नहीं टिकने वाला। इसलिए कैप्टन कार्टर भी यहाँ पर हार जाएगी। अब वैसे तो मोडो भी एक एल्ड्रिच मैजिक यूजर है, लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसने सिर्फ लो लेवल पर मैजिक यूज किया, और मैजिक होने के बाद भी ये पावरलेस डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने स्ट्रगल कर रहा था। इसलिए सेंट्री ने अगर अपने टेलीकिनेसिस से मोडो को बहुत दूर फेंक दिया, या फिर अपनी स्पीड का यूज करके इस मैजिक यूजर की नेक को तोड़ दिया, तो ये बैटल वही खत्म हो जाएगी। और भले ही मोडो मैजिक यूजर है, लेकिन उसकी बॉडी नॉर्मल ह्यूमन की है। सेंट्री का एक पंच मोर देन इनफ है इसे बीट करने के लिए। अब चार्ल्स जेवियर 838 यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक है, पर प्रोफेसर एक्स के पैर काम नहीं करते, और ना ही ये किसी टाइप की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज पोजेस करता है, इसलिए कभी सेंट्री से फिजिकल फाइट में नहीं जीतने वाला। बट चार्ल्स एक साइकिक है, ये चाहे तो कहीं छुपकर सेंट्री पर मेंटली अटैक कर देगा, और अब सेंट्री का हारना पक्का है। सेंट्री फिजिकली जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही मेंटली वीक, और कॉमिक्स में जितनी बार सेंट्री पर मेंटल अटैक्स हुए वो हमेशा हारता हुआ हमें दिखाई दिया है। सेंट्री का दिमाग इतना फ्रेजाइल है कि वो माइंड मैनिपुलेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकता। और रही बात वॉइड की, तो वॉइड एक सेपरेट एंटिटी है। सेंट्री की मेंटल अटैक से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए जब भी साइकिक अटैक्स हुए हैं, वॉइड ने कभी सेंट्री की बॉडी को टेक ओवर करने की कोशिश नहीं किया है, इसलिए वॉइड का यहाँ कोई सीन हमें देखने नहीं मिलेगा। इसलिए डिपेंड करता है, अगर सेंट्री पहले फिजिकल अटैक करता है तो वो जीत जाएगा, वरना मेंटल अटैक से सेंट्री नहीं बचने वाला। और अगर इल्यूमिनाटी को एज अ टीम बनकर जीतना है, तो उन्हें सेंट्री को सबसे पहले बिजी रखना होगा, जब तक चार्ल्स जेवियर सेंट्री का माइंड मैनिपुलेट ना कर दे। और रही बात मिस्टर फैंटास्टिक की, तो मैं ऑलरेडी सेंट्री को एंटायर फैंटास्टिक 4 टीम के साथ कंपेयर कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हो। अब बात करते इटर्नल्स की, और इनकी लीडर एजैक थी, पर एजैक का रोल सिर्फ एक हीलर का था। इसके पास कोई ऑफेंसिव अटैक नहीं है, इसलिए सेंट्री पर अटैक कर ही नहीं सकती। और अगर सेंट्री ने इसका हार्ट डैमेज कर दिया तो एजैक खुद को रिपेयर तक नहीं कर पाएगी। इसलिए अगर एजैक के पास कोई ऑफेंसिव एबिलिटीज होती तो बात अलग थी, लेकिन एक हीलर का किसी भी हैवी हिटर को बीट करना इम्पॉसिबल है।
फिर बात करते हैं फेस्टोस की, जो एक टेक्नोपैथ है। मतलब ये टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट करने के साथ एडवांस डिवाइसेस बना सकता है। इसने ऐसे टूल्स और वेपन्स बनाए जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड थे, और अगर फेस्टोस ना होता तो इटर्नल्स कभी एमरजेंस को नहीं रोक पाते। अब वैसे तो फेस्टोस एक फाइटर नहीं है, लेकिन ये अच्छी खासी फाइट कर लेता है। पर फेस्टोस सीधा मुंह उठाकर सेंट्री से फाइट करने लगे तो सेंट्री अपने स्ट्रेंथ और स्पीड से इसे 1 मिनट के अंदर नॉकआउट कर देगा। फेस्टोस को जब प्रेप टाइम मिलेगा तभी वो उसके फुल पोटेंशियल को यूज कर सकता है, और प्रेप के बाद फेस्टोस कुछ ऐसे डिवाइसेस बना सकता है जो सेंट्री की पावर को डिस्टेबलाइज कर सकता है या फिर सेंट्री को मेंटली वीक बना दे। लेकिन अगेन सेंट्री की पावर्स को कम करना मतलब वॉइड को बाहर आने का मौका देना, और ऐसे मूव्स फेस्टोस के लिए बैकफायर भी कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा फेस्टोस ऐसे कॉस्मिक कंटेनर्स या डैम्पर्स बना सकता है जो सेंट्री के पावर्स को कम करे, लेकिन ये सिर्फ एक जुगाड़ है सेंट्री को टेम्परेरी बेस पर रोकने के लिए। ये सारी चीजें वॉइड के सामने बिल्कुल काम नहीं करेगी, इसलिए फेस्टोस कुछ देर के लिए सेंट्री को रोक सकता है लेकिन बीट नहीं कर सकता। गिलगामेश इटर्नल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है फिजिकली, इसके पंचेस से थैना जैसे वॉरियर्स भी नॉकआउट हो जाता है, पर गिलगामेश सिर्फ क्लोज रेंज अटैक कर सकता है, और अगर इसका एक पंच भी सेंट्री को लग गया तो सेंट्री अच्छा खासा डैमेज खा लेगा। बट सेंट्री इसके बाद अपने एनर्जी बैरियर्स को एक्टिवेट रखेगा, जिसकी वजह से गिलगामेश का अटैक सेंट्री पर काम नहीं करेंगे। ऊपर से सेंट्री के पास टेलीकिनेसिस है, इसलिए उसे गिलगामेश के पास आने की जरूरत नहीं है। वो दूर से इस पर अटैक करके इसे नॉकआउट कर सकता है, पर क्योंकि गिलगामेश स्ट्रॉन्गेस्ट इटर्नल है इसलिए सेंट्री के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसे बीट करना। इकरस लॉजिकली सबसे पावरफुल इटर्नल है, एक टाइप से इटर्नल्स का सुपरमैन है, क्योंकि इसके पास सारी बेसिक सुपर ह्यूमन एबिलिटीज तो है ही, लेकिन ये अपनी आंखों से कॉस्मिक रेस को शूट करता है जो डेविएंट्स को हैवी डैमेज भी देती है। अब इकरस ने 7000 साल बस डेविएंट से फाइट की है और एक बार ओडिन के साथ फ्रोजाइन के अगेंस्ट में फाइट की थी, इसलिए इकरस के पास बैटल एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन इसके पास ज्यादा बेटर फाइटिंग स्किल्स नहीं है, क्योंकि उसने डिफरेंट काइंड ऑफ सुपर ह्यूमन से फाइट नहीं की। ये बात अलग है सेंट्री के पास इकरस जितना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सेंट्री इकरस को बीट कर देगा, क्योंकि हो सकता है इन दोनों की स्ट्रेंथ सेम हो, लेकिन स्पीड में सेंट्री ज्यादा आगे है। ड्यूरेबिलिटी वाइज अगेन हो सकता है ये दोनों सेम हो, लेकिन एजेक के बिना इकरस खुद को जल्दी हील नहीं कर सकता, जबकि सेंट्री की बॉडी अपने आप रिपेयर हो जाएगी। टेलीकिनेसिस से सेंट्री इकरस की फ्लाइट को डिस्टर्ब कर देगा, और बैरियर क्रिएशन की वजह से इकरस के ज्यादातर पंचेस सेंट्री को नहीं लगने वाले, इसलिए हो सकते हैं दोनों फिजिकली इक्वल हो, लेकिन सेंट्री के पास वाइड रेंज ऑफ सुपर पावर्स है जिसका यूज करके वो इकरस को टेक डाउन कर सकता है। अब सेर्सी के पास दूसरों की तरह सुपीरियर स्ट्रेंथ तो नहीं देखने मिली, लेकिन ये लड़की किसी को भी टच करके उसके मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है। इसने तो एक डेविएंट को पेड़ बना दिया था और एक सेलेस्टियल को इसी एबिलिटी से मार भी दिया, लेकिन सेलेस्टियल लेवल पर पावर यूज करने के लिए इसे यूनिमाइंड की जरूरत होती है। अब सेंट्री को बीट करने के लिए सेर्सी को बस उसे टच करना है, लेकिन यहाँ एक कैच है, सेंट्री बहुत तेज है, इसलिए सेर्सी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उसे टच करना। ऊपर से सेंट्री बैरियर बना सकता है, जिसकी वजह से अगेन सेंट्री को टच नहीं किया जा सकता। और मान लेते हैं सेर्सी ने सेंट्री को टच करके उसका मैटर चेंज भी कर दिया, तो अब सेर्सी के लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ से वॉइड को मौका मिल जाएगा बॉडी पर कंट्रोल करने का। कॉमिक्स में ऐसे ऑलरेडी हो चुका है, जब मॉलिक्यूल मैन सेंट्री की बॉडी को डिसइंटीग्रेट कर देता है तब वॉइड बाहर आकर मॉलिक्यूल मैन का ही चैप्टर क्लोज कर देता है। ऊपर से सिनेमैटिक यूनिवर्स का वॉइड भी मैटर को मैनिपुलेट करना जानता है, इसलिए सेर्सी पावर यूज नहीं करेगी तो भी सेंट्री के हाथों मारी जाएगी, और पावर्स काम कर गई तो वॉइड बाहर आकर मार देगा। मतलब सेर्सी कुछ करे या ना करे उसका मरना पक्का है। स्प्राइट, अब इसकी स्पेशल एबिलिटी ये है कि ये हाइपर रियलिस्टिक इल्यूजन बना सकती है जो इतने रियल होते हैं कि डेविएंट्स और सेर्सी जैसे भी धोखा खा जाते हैं। और स्प्राइट चाहे तो अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकती है और खुद को इनविजिबल बना सकती है। अब ये पावर्स काफी कूल है, लेकिन स्प्राइट के पास कोई भी फायर पावर नहीं है। सोलो फाइट में स्प्राइट एक डेविएंट को बड़ी मुश्किल से मार पाती है, तो सेंट्री तो एक अलग ही लेवल पर है। हो सकता है स्प्राइट की इल्यूजन से सेंट्री थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाए, लेकिन अगेन स्प्राइट किसी भी हाल में सेंट्री को हर्ट नहीं कर सकती, इसलिए सेंट्री को इल्यूजन ब्रेक करने में टाइम लगेगा, लेकिन आखिर में वो स्प्राइट को नॉकआउट कर ही देगा। अब थैनो को इटर्नल ऑफ सेकंड जनरेशन भी कहा जाता है, जिसके पास 7000 साल का बैटल एक्सपीरियंस है, और वेपन्स के तौर पर ये अपने विल से कॉस्मिक वेपन्स बना सकती है। थैनो ऑलमोस्ट पीक लेवल पर रैंक करती है, लेकिन अपने कॉस्मिक वेपन से ये फुल्ली इवॉल्व डेविएंट को भी कट कर देती है। इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि इतनी बेटर वॉरियर होने के बाद भी इसके पास कोई लॉन्ग रेंज अटैक्स नहीं है। पर अगर हम ओवरऑल देखें तो थैना ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे देखकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सेंट्री को बीट कर सकती है। हो सकता है सेंट्री के एनर्जी बैरियर्स थैना की कॉस्मिक ब्लेड्स को ना रोक पाए, लेकिन सेंट्री खुद हील हो सकता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेंट्री की स्पीड और स्ट्रेंथ थैना के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सुपीरियर देखने मिल जाती है, इसलिए वो हर एक अटैक को डॉज कर लेगा। तो जब थैना अटैक ही नहीं कर सकती तो इसे बीट करना तो बहुत दूर की बात है।
इसलिए थैना हार जाएगी सेंट्री के आगे। ड्रुइग, अब इटर्नल्स में सिर्फ ये बंदा है जो सेंट्री को टेक डाउन करने की एबिलिटी अपने अंदर रखता है, लेकिन सिर्फ मेंटल बैटल में। फिजिकल फाइट में शायद ड्रुइग 5 सेकंड भी ना टिक पाए, इसकी तो इकरस के सामने एक नहीं चली तो सेंट्री के अगेंस्ट में तो कोई चांस नहीं बनता। बट सेंट्री मेंटली बहुत ज्यादा वीक है। कॉमिक्स में एमा फ्रोस्ट जैसे मिड लेवल टेलीपैथ भी सेंट्री को बैटल में बीट कर चुका है, और अगर ड्रुइग ने बॉब के दिमाग से सेंट्री और वॉइड की मेमोरीज को मिटा दिया तो सेंट्री और वॉइड दोनों का एग्जिस्टेंस वही खत्म हो जाएगा। इसलिए ड्रुइग चाहे तो बिना सेंट्री को टच के ही यहाँ पर विनर बन सकता है। अब मकारी बहुत ज्यादा फास्ट है और ये सोनिक बूम्स भी प्रोड्यूस कर सकती है। इसने तो कई सारे डेविएंट्स और इकरस से भी फाइट किया है। अब हो सकता है अपनी स्पीड की वजह से मकारी इकरस की तरह सेंट्री पर भी कुछ पंचेस घुमा दे, लेकिन सेंट्री के पास टेलीकिनेसिस है। अगर उसने मकारी को पकड़ के हवा में लिफ्ट कर दिया तो वो भाग ही नहीं सकती। ऊपर से मकारी के पास इतने हाई लेवल के ऑफेंसिव अटैक्स नहीं है कि वो सेंट्री को नॉकआउट कर दे, इसलिए मकारी भी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। और रही बात किंगो की, तो ये एक ऐसा इटर्नल है जिसके पास अपने फिंगर टिप से एनर्जी ब्लास्ट शूट करने की एबिलिटी है, और इसकी सबसे बड़ी फीट सिर्फ इतनी है कि इसने एक डेविएंट को मार दिया था। लेकिन सिर्फ इतना सा काम करने के लिए किंगो को ऑलमोस्ट 9 सेकंड का टाइम लग गया था अपने एनर्जी प्रोजेक्शन को चार्ज करने में। इतना टाइम अगर वो सेंट्री के सामने लेगा तो सेंट्री एक झटके में किंगो को कूट के चले जाएगा और उसे पता तक नहीं चलने वाला। बेसिकली किंगो के पास ऐसी कोई फीट नहीं है जिससे वो सेंट्री के इक्वल हमें देखने मिलेगा, इसलिए सेंट्री इस एक्टर को बीट कर देगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, क्या सारे इटर्नल्स मिलकर सेंट्री को बीट कर सकते हैं? अब ये डिपेंड करता है। अगर ड्रुइग सेंट्री को मेंटली वीक बना दे तो इटर्नल सेंट्री को नॉकआउट कर सकता है, पर अगर सेंट्री को पहले से इटर्नल्स के एबिलिटीज के बारे में पता हो और वो ड्रुइग का सबसे पहले खेल खत्म कर दे, उसके बाद सारे इटर्नल्स अगर टीम अप कर भी ले तो सेंट्री को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सेंट्री की स्पीड इन सबसे ज्यादा है और बैरियर क्रिएशन की वजह से कोई भी सेंट्री को टच भी नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर पूरा खेल ड्रुइग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसी के साथ इल्यूमिनाटी, इटर्नल्स और सेंट्री की सुपर बैटल यही खत्म होती है। अब आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।